हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काजल अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ रहती है। कुसुम और काजल का इस दुनिया में कोई नहीं होता है सिवाय उनकी दादी के। वो दोनों गांव में एक साथ मिलकर प्याज पराठा बनाकर बेचा करती हैं और उनके हाथ का बना स्वादिष्ट प्याज पराठा पूरे गांव में हर किसी का पसंदीदा भी होता है। ओहो, ये प्याज पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट और बेहतरीन प्याज पराठे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाए हैं। अरे मैं तो और 2 प्लेट खाऊंगा, वो भी इस तीखी और चटपटी चटनी के साथ। मजा ही आ जाएगा भैया। जी जी क्यों नहीं, ये लीजिए। काजल तू तब तक ना ग्राहकों को परोस, उतने समय में मैं बाकी के पराठे सेक लेती हूँ। वो गली नंबर 4 के पास जो डाकघर है ना, वहाँ भी हमें 3 प्लेट प्याज पराठे का ऑर्डर पहुँचाना है। ठीक है दीदी, आप फटाफट कर लीजिए, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगी। काजल और कुसुम दोनों बहनें एक साथ मिलकर ढाबे को चलाती हैं और साथ ही अपनी दादी की भी देखभाल करते हैं। उनकी दादी उनसे खूब प्यार करती हैं। काजल बेटी, कुसुम बेटी, ये लो, तुम दोनों के लिए मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, इसे खाओ। भगवान जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें, खूब तरक्की दे और तुम दोनों के बीच यूं ही अटूट प्यार और विश्वास बना रहे। धन्यवाद दादी। धन्यवाद दादी। आप भी खाइए ना। नहीं नहीं बेटी, मैंने खा लिया है, ये तो मैं तुम दोनों के लिए बचा कर लाई हूँ, मेरी प्यारी दुलारी पोतियों के लिए। दादी आप सच में बहुत अच्छी हो, भगवान जी आप जैसी दादी हर किसी को दे। समय के साथ साथ अब काजल और कुसुम दोनों के प्याज पराठा ढाबा की खूब प्रगति होने लगती है। ऐसे में काजल को अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ काम करने में अच्छा नहीं लगता है। काश मैं अकेली इस ढाबे को चलाती और कमा पाती। ये दीदी के साथ बांट कर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे यूं ही नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी मैं। काजल अब उसी विषय पर विचार करती रहती है और ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में सुझाव आता है। क्यों ना मैं गांव छोड़कर शहर चली जाऊं, वहां जाकर मैं अपना नया ढाबा खोलूंगी और प्याज पराठा बेचूंगी। शहर वासियों को गांव का स्वादिष्ट प्याज पराठा बहुत पसंद आएगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उन सब के लिए मुझे ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है। कहाँ से लाऊंगी मैं उतना सारा पैसा? हाँ, मैं कुसुम दीदी के गहने और ढाबे में रखे पैसे ही लूंगी। क्यों ना लूं भला? अरे मैं भी तो दिन रात मेहनत करती हूँ, तो मेरा उन पैसों पर पूरा का पूरा हक है। काजल ढाबे के पैसे और कुसुम के गहने लेकर रातों रात गांव से निकल जाती है और शहर पहुंच जाती है। शहर जाकर वो वहां पर उन्हीं पैसों से अपना ढाबा खोलती है और ढाबे में प्याज पराठा बनाकर बेचने लगती है। वहीं काजल के यूं गायब होने के बाद कुसुम और उसकी दादी काफी घबरा जाती हैं, लेकिन काजल का कोई अता पता नहीं होता, वो जा चुकी होती है। दादी कुसुम से कहती हैं, लगता है काजल ने हमें धोखा दिया है। मतलब दादी ये आप क्या कह रही हो? कल रात को मुझे लगा कि वो ऐसे ही पानी पीने उठी होगी, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे कमरे से गहने निकाल रही थी और ढाबे से पैसे भी उसी ने लिए हैं। हमेशा से उसे तुमसे एक तरह से नफरत थी, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन थी। जाने दो कुसुम, अब उसके बारे में मत सोचो, उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ दादी, उसने ये सब बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी चिंता सताए जा रही है। उसे तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, लेकिन हमें तो है ना, हम उसकी तरह निर्दयी नहीं हैं। कुसुम और दादी यहाँ चिंता में होते हैं तो वहाँ काजल की भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक हफ्ता बीतने पर भी काजल के ढाबे पर प्याज पराठा खाने के लिए बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। वो काफी निराश हो जाती है। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि गांव के जैसे शहर में भी ग्राहक मेरे हाथ के प्याज पराठे के दीवाने हो जाएंगे और एक हफ्ते में ही मैं शहर में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, लेकिन अभी तक केवल इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं मेरे ढाबे पर पराठा खाने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मैं शहर में कैसे रह पाऊंगी? यहाँ तो हर एक चीज महंगी है। काजल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वहीं कुसुम गांव में अपने ढाबे को अकेले ही संभालती है और उसकी तरक्की जारी रहती है। वो बिना रुके मेहनत करती जाती है। काजल का ढाबा शहर में चल ही नहीं पाता और 15 से 20 दिनों में ही उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। वो अब रोड पर रहने लगती है।
मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुझे यहाँ फुटपाथ पर ही सोना होगा। मैं गांव भी नहीं जा सकती हूँ वापस। मैं वहाँ भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। क्या करूँ मैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने तो। काजल एक दिन ऐसे ही टेंशन में एक सड़क से चलकर जा रही होती है कि तभी सामने से एक गाड़ी आती है और वो काजल को ठोक कर चली जाती है। काजल बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे आसपास के लोग नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर, पेशेंट अकेली है, उसके कोई रिलेटिव भी नहीं है, गांव से आई है। हाँ, उसका ये फोन है जो टूट चुका था, लेकिन इसे रिपेयर कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 नंबर्स मिले हैं। एक है कुसुम दीदी, शायद ये उसकी बहन का नंबर होगा। ठीक है, तो तुम उस नंबर पर कॉल करो एक बार। नर्स कुसुम को फोन करके सब कुछ बताती है और काजल का एक्सीडेंट की खबर सुनकर कुसुम और दादी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे फटाफट गांव से शहर आ जाते हैं। कुसुम ही काजल का बिल भरती है। जब काजल को होश आता है तभी, कुसुम दीदी, आप? दादी? कैसी है तू काजल? ये सब क्या हो गया तुझे? किसने कहा था तुझसे गांव से यहाँ भाग कर चले आने के लिए? क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ, ये सब। अरे थोड़ा तो सोच विचार कर लेती काजल। मुझे माफ कर दीजिए दादी, कुसुम दीदी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। गहने और पैसे भी ले आई हूँ यहाँ। आप दोनों को कुछ बताया भी नहीं। आप दोनों कितना घबरा गए होंगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप दोनों मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ दौड़े चले आए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ किया। तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही बहुत है। अब जल्दी से ठीक हो जा और गांव चल हमारे साथ। हम दोनों का अपना प्याज पराठा ढाबा एक साथ चलाना है। वो ढाबा तेरे बिना भी सूना है काजल। हाँ दीदी, जरूर चलूंगी मैं। इस तरह अंत में दोनों गरीब बहनें एक हो जाती हैं और काजल ठीक होने पर कुसुम और दादी के साथ गांव चली जाती है। गांव जाने के बाद वो दोनों एक साथ प्याज पराठा ढाबे में काम करते हैं और वहीं पर दिन रात कड़ी मेहनत करके वो दोनों खूब पैसे कमाकर अन्य गांव और शहरों में भी अपना प्याज पराठा ढाबा, इनके आउटलेट्स खोलती हैं और खूब नाम कमाती हैं। सूरजपुर नामक एक गांव में प्रमोद अपनी माँ सुरेखा, पिता उदय और नाना जी कांतिलाल के साथ रहता है। प्रमोद कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता का ढाबा होता है, जहां सुरेखा और उदय दोनों अपने हाथ का बना स्वादिष्ट और लजीज खाना बेचा करते हैं। सुरेखा, ये लो, जल्दी से ये पापड़ तल दो और 4 ग्लास मसाला छाछ बना दो। तब तक मैं चुकंदर के पराठे तैयार करता हूँ, टेबल नंबर 3 के लिए। ठीक है प्रमोद के पापा। उदय और सुरेखा 50 से ऊपर होने के बावजूद भी काम में काफी फुर्तीले होते हैं। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला होता है और इसी के साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे वाह 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 उदय भाई साहब, वाह! तुम्हारे ढाबे के ये गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। इस ठंड में तुम्हारे ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उदय भाई और सुरेखा भाभी के ढाबे की तो बात ही निराली है। गांव में इकलौता ऐसा ढाबा है ये जहां के खाने का स्वाद एकदम घर के खाने के जैसा आता है। ना कोई मिलावट, ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार रहता है इनके खाने में, है ना? धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक जब जब उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं वो उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं और हर किसी का दिल खुश हो ही जाता है। प्रमोद कॉलेज से आकर अपने माता पिता का ढाबे पर हाथ बटाता है। पापा, माँ, आप दोनों अब थोड़ी देर आराम कीजिए। मैं आ गया हूं ना, मैं काम कर देता हूँ। जाइए, थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाइए। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कहीं आप दोनों बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बेटा, सच में हमारा प्रमोद बहुत समझदार और गुणी है। भगवान सभी को प्रमोद जैसा ही बेटा दे। हाँ सुरेखा। अच्छा प्रमोद बेटा, तुमने घर का हीटर तो ठीक कराया है ना? वो पुराना वाला, नाना जी को कहीं ठंड न लग जाए। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो पुराना वाला हीटर ठीक करा दिया है और नाना जी के लिए नए स्वेटर और मफलर भी ला दिए हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत खूब बेटा। उदय का बड़ा भाई प्रताप और उसकी बीवी मेनका भी उसी गांव में रहते हैं।
उन्हें उदय की तरक्की से खूब जलन होती है। वो दोनों उन लोगों से जरा भी बात नहीं करते हैं। देख लिया जी आपने, कैसे खुशियां मना रहे हैं वो लोग। ऊपर से वो उदय और उसका बेटा प्रमोद, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है उनका। मुझे तो कुछ सहा नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं मेनका, हमारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। हमारा बेटा बिगड़कर भाग चुका है हमें छोड़कर, और मेरे छोटे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं। ये नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उदय के जीवन में दुखों के काले बादल मैं लाऊंगा। प्रताप और मेनका दोनों उदय के एक्सीडेंट की योजना बनाते हैं और प्रताप मौका ढूंढते ही जब एक दिन उदय को अकेला सड़क से जाते हुए देखता है, वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से ठोक कर चला जाता है, जिसके चलते उदय को गंभीर चोट आ जाती है और वो एक पैर से अपाहिज हो जाता है। पैसों की कमी के चलते हॉस्पिटल बिल भरने के लिए उन्हें अपना ढाबा तक बेचना पड़ता है। पापा, पापा, अब आप कैसे हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रमोद बेटा, मैं अब ठीक हूं। अब तो बस इस व्हील चेयर पर ही जीवन गुजारना है। ढाबा था वो भी चला गया, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप पैर से अपाहिज हुए हैं, हाथों से नहीं। अभी भी घर बैठे आप और माँ दोनों साथ मिलकर वही बढ़िया खाना बना सकते हो और हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन कैसे प्रमोद बेटा? नाना जी की पुरानी साइकिल है ना, मैं उस पर सारा खाना रखूंगा और गली गली जाकर खाना बेचूंगा। हाँ सुरेखा बिटिया, दामाद जी, मुन्ना एकदम सही कहत रही। इतनी ठंड माँ कौन ढाबे पर आएगा भी नहीं। उसे बेहतरी ही है कि मुन्ना सबका घर में जा कर खाना बेचेगा। एकदम सही चुनाव सुझाव है मुन्ना का। हमारा आशीर्वाद तुहार साथ ही है। जा बेटवा, खूब तरक्की कर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा आपके जैसा ही ताकतवर है। उदय और सुरेखा दोनों मियाँ बीवी घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया करते हैं और उसी खाने को प्रमोद साइकिल पर रखकर बेचने जाया करता है। इस तरह वो दिन रात बहुत कमाने लगता है। प्रमोद पढ़ाई और काम दोनों को बखूबी संभालने लगता है। अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तुम अपने पापा की इस प्रकार मदद कर रहे हो, ये देखकर सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अपने पापा का ध्यान रखना और जल्द ही उन्हें ठीक करके देना बेटा। जी काका जी। प्रमोद साइकिल पर खाना बेचते हुए भी बहुत प्रगति करने लगता है और अब धीरे धीरे उनके परिवार में खुशियां वापस लौटने लगती हैं। ये देख प्रताप और मेनका दोनों की जलन अब पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही महीने में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा है? हमें उस उदय का इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है? लेकिन उसके बाद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए हैं। प्रमोद कॉलेज और साइकिल ढाबा दोनों संभाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। प्रमोद कुछ ही महीनों में ढेरों पैसे कमाकर अपने पापा का एक बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और प्रोस्थेटिक लेग बैठाकर उदय फिर से चलने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से जुटाए हुए पैसों से अपना नया ढाबा खोलते हैं और ये देख प्रताप का गुस्सा और बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उदय का पैर ठीक होकर वो फिर से खुश नहीं रह सकता। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा, ऐसा नुकसान करूंगा उन लोगों का कि वो लोग उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जी? प्रताप अब उदय के ढाबे को जलाने की योजना बनाने लगता है। ये रहा कैरोसिन। आज रात को जब सारा गांव चैन की नींद सोएगा, तब हम अंधेरे में मौके पे चौका मारेंगे और वहां जाकर उदय का ढाबा जला देंगे। हाँ जी, ये सही रहेगा। ये तो बहुत ही कमाल का सुझाव है जी आपका। लेकिन वो केरोसिन का ढाबा प्रताप के घर पर ही लीक हो जाता है और गलती से चूल्हा जलाते वक्त माचिस की तीली फर्श पर फैले केरोसिन पर जाती है और प्रताप और मेनका का घर ही जलने लगता है। अरे नहीं, अरे बचाओ, बचाओ! नहीं, ये तो हमारे घर में ही आग लग गई मेनका। ये क्या हो गया?
मेनका और प्रताप आग में फंस जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर से गुजर रहा साइकिल पर सवार प्रमोद ये सब देख लेता है और वक्त रहते वो उन दोनों को आग में से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेता है। ताऊ जी आप दोनों ठीक हो ना? हाँ प्रमोद बेटा। प्रमोद उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो दोनों को उदय ही अब सहारा देता है। ये देख कर प्रताप और मेनका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो उदय, तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया और आज मैंने तुम्हारे ढाबे को जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरा घर ही जलकर राख हो गया। आज हम दोनों को समझ आ गया है देवर जी कि चाहे आप मन में कितनी भी खटास रख लो, कितनी भी नफरत रख लो, अंत में सके खून के रिश्ते ही काम आएंगे। और आज हमें सच में अपनी काली करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिए आप सब। पूरा परिवार प्रताप और मेनका को माफ कर देता है और उस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और उदय का ढाबा और ज्यादा तरक्की करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।